सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि रैंक 1 लाना है तो देखना पड़ेगा। तो भाई रैंक 1 कहाँ लाना है? तो रैंक 1 की अगर बात की जाए तो भाई रैंक 1 लाना तो सब अपनी लाइफ में ही चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर में चाहते हैं। लेकिन मैं जिस रैंक 1 की बात कर रहा हूँ, मैं वो ड्रीम 11 पे मेगा लीग का रैंक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो रैंक 1 क्या होता है? रैंक 1 पे हमेशा जो प्राइस होता है ना ड्रीम 11 पे, वो सबको पता होगा कितना बड़ा प्राइस होता है। और सबके सपने और अमाउंट पे नहीं जाके उसी अमाउंट पे जाते हैं। तो भाई आखिर क्या करनी होगी कि रैंक 1 आएगा, और कौन सी गलतियों को करने से बचना पड़ेगा कि रैंक 1 हम ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसी से रिलेटेड है कि आखिर ड्रीम 11 पे रैंक 1 कैसे आएगा और लोग रैंक 1 कैसे लाते हैं और हमारा रैंक 1 कभी क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों, रैंक 1 लगाने के लिए टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो हम टीम बनाते हैं, वो टीम का सही रूप से बनना जरूरी है। तो टीम कैसे सही रूप से बनेगा दोस्तों? अगर रैंक 1 लाना है तो कुछ कॉमन से ऐसे चीज है जिनको हमें करने से रोकना होगा। क्योंकि जो भी ड्रीम 11 पे टीम लगाते हैं, जो भी चाहते हैं कि करोड़पति बनते हैं, तो सब लोग तो चाहते हैं कि करोड़पति बन जाए। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखिएगा ना, तो सबका टीम कॉमन होता है, मतलब एक समान होता है। सभी के प्लेयर्स एक तरह के होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस नहीं होता है। तो आज जो है ना, हमें जो अपनी टीम बनानी है वो सब लोगों से हटके बनानी है। तो आखिर हम अपना टीम कैसे बनाएंगे? तो कल हमने आपको बताया था कि टीम बनाने के लिए जो 22 प्लेयर को अनाउंस किया जाता है, उसमें से 11 प्लेयर को लेना पड़ता है और उन 11 प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो आखिर कैसे हम उस टीम को क्रिएट करेंगे कि 11 प्लेयर्स हमारा परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे? हमें कौन से बैट्समैन को लेना चाहिए, हमें कौन से विकेट कीपर को लेना चाहिए, ऑलराउंडर सेक्शंस में कौन से आने चाहिए, बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन आने चाहिए, कैसे आखिर हम टीम 1 ला सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें जानना जरूरी होगा। तो फर्स्ट जो है वो जानना पड़ेगा हमें पिच रिपोर्ट के बारे में। तो पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए ना, तो आखिर टीम तो सभी लगाते हैं, लेकिन लाइनअप आता है, सब अपने अपने टीम को सजा देते हैं। अब देखते हैं कि 22 लोग खेल रहे हैं, उनके दिमाग में जो चलता है कि ये खिलाड़ी अच्छा और ये अच्छा करेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि आज का जो पिच है वो किस प्रकार का पिच है, बैटिंग का पिच है या बॉलिंग का पिच है। फास्टर बॉलिंग अच्छा विकेट ले पाएगा या फिर स्पिनर अच्छा विकेट ले पाएंगे, डेथ ओवर के बॉलर अच्छा करेंगे या फिर पावर प्ले के बॉलर अच्छा बॉलिंग करेंगे, कौन से बैट्समैन चलेंगे, कौन से बैट्समैन आउट होंगे, कौन कौन से लोग विकेट ले पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आखिर हम इन चीज़ों को कैसे जानेंगे? तो इन चीज़ों को जानने से पहले हमें पिच रिपोर्ट को समझना होगा। तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि वेन्यू, खेल कहाँ पे हो रहा है। तो खेल कहाँ पे हो रहा है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे? तो खेल कहाँ पे हो रहा है उसको जानने के लिए अगर आप ड्रीम 11 एप्लीकेशन रख सकते हैं मोबाइल में, तो आप मोबाइल में एक क्रिकबुज एप्लीकेशन होता है, उसको भी रख सकते हैं। और अगर क्रिकबुज नहीं होता है तो ड्रीम 11 का ही एक एप्लीकेशन है, सहायक एप्लीकेशन है, उसको फैनकोड बोलते हैं। फैनकोड है ना, ये मैच को लाइव भी करता है। सभी मैचों को नहीं करता है, लेकिन कुछ मैचों का लाइव करता है। तो मैच जब स्टार्ट होती है ना, तो मैच स्टार्ट होने से लगभग 10 घंटे 15 घंटे पहले, क्रिकबुज पे 15-20 घंटे पहले वेदर नहीं आता है, क्रिकबुज पे 15-20 घंटे पहले पिच रिपोर्ट नहीं आता है। लेकिन अगर फैन कोड की बात की जाए ना, तो इस पे मैच का जब स्टार्टअप उसका शेड्यूल उस पे आ जाता है, तो इसका पिच रिपोर्ट भी आ जाता है। पिच रिपोर्ट का जो बैलेंस होता है, उसका एक सेक्शन होता है एनालिटिक्स का। और जब आप फैन कोड को ओपन करेंगे और मैच वाले सेक्शन में जाकर उसको क्लिक करेंगे, तो मैच एनालिसिस रहता है। तो इस मैच एनालिसिस में बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं, जो मैच के बारे में तरह तरह की जानकारियों को साझा करते हैं। तो ये जो एनालिसिस होता है ना, तो सबसे पहले आप इस पे आ जाए फैन कोड एप्लीकेशन पे, और फैन कोड एप्लीकेशन पे आने के बाद आप एनालिसिस वाले सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो वेन्यू है ना वो खुल के आ जाएगा। और कुछ इस प्रकार से पिच बना हुआ होता है। यहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा, और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बैटिंग का सेक्शन है, बैटिंग का। और इधर बॉलर का सेक्शन है, ये बॉलर का सेक्शन है। और यहाँ पे जो है ना, बैटिंग वाले सेक्शंस में लिखा हुआ रहेगा कि इस पिच पे कौन बैट्समैन कितना चलने वाले हैं, बैट्समैन चलने वाले हैं या फिर बॉलर चलने वाले हैं, और कितना परसेंट कौन चलने वाले हैं। तो बैटिंग वाले सेक्शन में जब आएंगे तो इस पे लिखा हुआ रहेगा, अगर बैटिंग का पिच है, इस पे ज्यादातर लोग बैटिंग करना पसंद करते हैं और बैट से अच्छा खासा स्कोर करते हैं, तो इस पे लिखा हुआ रहेगा जो भी होता है या तो 50% से प्लस होता है या फिर 50% से कम होता है। अगर 50% से कम होता है तो मान लीजिए कि बॉलिंग का सेक्शन है, बैटिंग वाले सेक्शन में 50% से कम शो ऑफ है तो बॉलिंग वाला सेक्शन है। अगर बॉलिंग वाले सेक्शन में 50% से कम है तो बैटिंग वाला सेक्शन से। अगर मान लिया जाए बैटिंग वाले सेक्शन में मात्र 40% लिखा हुआ है, ठीक है, 40% लिखा हुआ है, और इसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन में लिखा हुआ है 60%।
तो 40% 60% परसेंटेज तो सबको समझ में आती है। इससे समझ में आ जाता है कि ये 40% है, मतलब यहाँ पे बैट्समैन लगभग एवरेज स्कोर कर पाते हैं, लेकिन बॉलर अपने बॉलिंग से अच्छा खासा कमाल करते हैं। अब इसमें भी अगर 60% बॉलिंग की बात आती है तो सबसे पहले बॉलिंग तो 60% वाले हैं, लेकिन अब इसमें जानना है कि ये फास्टर का बॉल पिच है या फिर स्पिनर का पिच है या फिर पेसर का पिच है या फिर स्विंग करने वाले का पिच है। ज्यादातर लोग फास्टर और स्पिनर को बताते हैं, लेकिन पेसर और स्विंग के बारे में कोई नहीं बताता है। ये फास्टर और स्पिनर तो सब जानते हैं कि भाई ये फास्टर है और ये फास्टर अपने बॉलिंग से 3 विकेट लेगा, स्पिनर है अपने बॉलिंग से 5 विकेट लेगा। ये पेसर और स्विंग के बारे में ज्यादातर जो प्लेयर्स जो ड्रीम 11 पे आते हैं उनको मैच देखने से मतलब नहीं होता है, सिर्फ टीम लगाते लगाते एक अनुभव हो जाता है कि कौन खिलाड़ी क्या करने वाला है और लोगों प्लेयर्स को पहचानने लगते हैं, लेकिन उसका जो काम है वो फास्ट बॉलिंग करता है या स्पिन करता है ये चीज नहीं जान पाते हैं और टीम में रख लेते हैं। तो भाई ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि पिच रिपोर्ट कह रहा है कि 60% बॉलर आज विकेट लेंगे, लेकिन 60% में कौन बॉलर फास्टर विकेट लेंगे, स्पिनर विकेट लेंगे, पेसर विकेट लेंगे या फिर स्विंग विकेट लेंगे। तो पेसर्स की अगर बात की जाए स्विंग की तो ये फास्टर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब फास्टर की कैटेगरी में कौन आते हैं? पेसर और स्विंग। इसी में एक मीडियम भी होता है। मीडियम मतलब फास्टर का स्पीड होना चाहिए, मीडियम वाले का भी स्पीड होना चाहिए, और जो स्विंग करते हैं ना तो इसका तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड आता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बल्लेबाजों को चकमा दे जाते हैं और बॉल विकेट कीपर के हाथों में चला जाता है या फिर बॉल छूट के बाउंड्री के पार चला जाता है और पता चलता है कि बाय में चला गया 4 रन, बाय में चला गया 6 रन। तो ये चीज फैक्टर करता है कि भाई ये क्या करने वाले, पेसर का विकेट होने वाला है या फिर फास्टर का विकेट होने वाला है या फिर स्विंग करने वाले का विकेट होने वाला है। तो यहाँ पे ये भी चीज लिखा हुआ रहेगा। जब आप यहाँ पे आएंगे ना 60% बॉलर वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहीं पे लिखा रहेगा कि आज का जो पिच है इस पे पेसर चलने वाले हैं। पेसर मतलब जो अपने बॉल से तेज गति से बॉलिंग करवाते हैं ना वो चलने वाले हैं, ठीक है। और अगर यही पिच पेसर के साथ साथ अगर स्विंग करने वाले के साथ चलने वाला है, स्विंग करने वाले के साथ चलने वाला है तो स्विंग वाला का ज्यादा लिखा हुआ है कि ये स्विंग करने वाला है और स्विंग्स के ये विकेट ज्यादा निकालेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहीं पे बात की जाए ना तो हो सकता है कि 60% बॉलर है तो हो सकता है कि आर्म्स स्पिन मतलब किसी भी हाथ से बॉलिंग करेंगे लेकिन स्पिन गुगली घुमाएंगे। उनका जो बॉलिंग का स्पीड होगा स्लो होगा जिससे बैट्समैन को बैटिंग करने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि बाउंड्री बड़ा होगा जिसकी वजह से कैच दे बैठेंगे। तो ये चीज लिखा हुआ आता है। तो इस पे क्लियर किया हुआ रहता है कि आज के मैच में स्पिनर विकेट मोस्ट वैल्यूएबल विकेट जो होगा लिखा हुआ रहेगा विकेट में कि स्पिनर चलने वाले हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे स्पिनर चलने वाले हैं कि फास्टर चलने वाले हैं या फिर पेसर्स चलने वाले हैं, मीडियम फास्टर चलने वाले हैं या फिर हो सकता है बाउंसर्स चलने वाले हैं। क्योंकि इंडिया टीम के अगर भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए ना, भुवनेश्वर तो स्विंग मास्टर है। मतलब अपने बॉल को स्विंग करवाते हैं। जब तक बल्लेबाज को समझ पाए तब तक वो बॉल को विकेट में गुजेर देते हैं या फिर विकेट कीपर के हाथों में दे बैठते हैं। तो लोग सोचते रह जाते हैं और देखते होंगे किसी किसी मैच में भुवनेश्वर कुमार का 3 विकेट हो गया, 4 विकेट हो गया, या फिर ज्यादातर मैच में देखेंगे कि विकेट 0 ही हो पाता है। तो ज्यादातर जब ऐसा होता है ना और इंडिया का मैच होता है तो हम लोग भुवनेश्वर को लेकर के चिंतित रहते हैं कि भाई आज खेल तो रहा है लेकिन विकेट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, विकेट लेगा या नहीं लेगा। तो ये चिंता सताते रहती है और पता चलता है कि और भी जो इंडिया के बॉलर्स हैं जैसे हर्षल पटेल हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, बुमराह हो गए, इन लोगों को हम ले बैठते हैं और भुवनेश्वर कुमार को छोड़ देते हैं। और ज्यादातर मैचों में लोग इनको छोड़ देते हैं भुवनेश्वर कुमार को। इनका सिलेक्शन जो होता है कम होता है, 5 से 10% के बीच होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। जब 5 से 10% की बात आती है, अगर मान लिया जाए 100 टीम है टोटल प्लेयर्स का और 10% तो मात्र 10 लोगों ने भुवनेश्वर को अपने टीम में रखा और इन 10 में से हो सकता है कि 1-8% लोग कैप्टन रखे होंगे और 1-8% लोग VC रखे होंगे, वाइस कैप्टन रखे होंगे। और ऐसे में अगर भुवनेश्वर ने 3 विकेट ले लिया तो 3 विकेट का मतलब है 30-90 और बोनस पॉइंट मिला करके लगभग 10 पॉइंट, तो टोटल 100 पॉइंट। तो किसी किसी मैच में अगर 100 पॉइंट आ जाता है और कोई अच्छा स्कोर नहीं करता है, 100 पॉइंट का डबल करते 200 पॉइंट, मतलब इन्होंने कैप्टन का पॉइंट दे दिया है, कैप्टन का पॉइंट दे दिया। तो ये जो 10% सिलेक्शन था, इन 10% के अंदर में भुवनेश्वर कुमार थे, बाकी 90 लोगों का टीम विनिंग जोन से
बाहर। ये 10% ही लोग बच पाए जिनका की टीम है जो विनिंग सेक्शन में रहेगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, और उसमें से 1% कैप्टन वाले चल पाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि ये बॉलिंग का पिच है या फिर बैटिंग का पिच है। अब ये तो बॉलिंग वाले सेक्शन की बात हो गई। अब बैटिंग वाले सेक्शन में आते हैं, अगर हो सकता है कि यहाँ पे बैटिंग ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर 60% बॉलर है तो पेसर करे तो ज़्यादातर पेसर को अपने टीम में रख लेंगे। अगर बैटिंग वाले सेक्शन में अगर मान लिया जाए इधर कम है, 30% बॉलर है, तो हिसाब किताब से रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि 70% बैट्समैन चलने वाले हैं। तो भाई बैट्समैन चलने वाले हैं तो कौन कौन से बैट्समैन चलने वाले हैं? ओपनर चलने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर चलने वाले हैं, या डेथ ओवर में बैटिंग करने वाले चलने वाले हैं। मतलब ओपनर की बात की जाए तो ओपनर 6 से 8 ओवर के बीच जो बैटिंग करने आते हैं उनको कहा जाता है, और फिर से 8 से 14 ओवर जो बैट्समैन आते हैं उसको मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कहते हैं, और 14 से जो 20 ओवर के बैट्समैन होते हैं उसके डेथ ओवर के बैट्समैन कहते हैं। डेथ ओवर के बैट्समैन करते हैं। तो ये कैटेगरी होती है बैट्समैन की, और इसमें जानना पड़ता है कि भाई आज जो बैट्समैन उतरेंगे वो कौन सा बैटिंग करेंगे। तो इसको जानने के लिए क्या करना होगा? डायरेक्ट बैट्समैन को उठा करके ले लेंगे? नहीं लेंगे। इसके लिए देखेंगे कि बॉलर में कौन सा बॉलर कब आने वाला है। अगर पिच फास्ट है तो फास्टर बॉलर कब बॉलिंग करने के लिए आएंगे, जिनसे हमें डर है। अगर पिच स्लो है तो स्पिनर कब बॉलिंग करने आएंगे, और अगर स्विंग वाला पिच है तो स्विंग वाले मास्टर्स कब बॉलिंग करने आएंगे। तो इससे जानने के लिए क्या होता है कि फास्टर की अगर बात की जाए ना, फास्टर की अगर बात की जाए तो ये पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं। स्पिनर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने आते हैं, और अगर पेसर की बात करें तो पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। मतलब इससे ये क्राइटेरिया पता चलता है कि कौन से बॉलर कब बॉलिंग करेंगे। अब आते हैं बैटिंग वाले सेक्शंस में। तो ये ऑनर है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, डेथ ओवर बैट्समैन है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आज का जो पिच है उस पिच का रिपोर्ट निकाल लेंगे पिछला 5 से 6 मैच का, कि पीछे 5-6 मैच पे क्या हुआ है, जिससे कि पता चल पाएगा कि जो ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आते हैं बैट्समैन वो चल पाते हैं या नहीं इस पिच पे। अगर हम देखेंगे कि ओपनिंग में 6 ओवर के बीच में 2 विकेट खोया है, 80 रन बना दिया, 90 रन बना दिया, 60 रन बना दिया, 70 बना दिया, या फिर 100 रन बना दिया 6 से 8 ओवर के बीच में। तो इससे ये पता चलता है कि ओपनर जो बल्लेबाज है ना, उनका आज बल्ला बोलेगा और मारने से कोई रोक नहीं सकता है, तो मारेंगे ही मारेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, ओपनिंग में जो बैटिंग करने के लिए आते हैं उस ओपनिंग वाले सेक्शंस में 2 बैट्समैन को ले लेना है एक टीम से, या फिर दोनों टीम से जो अच्छे बैट्समैन हैं जिस पे लगता है कि नहीं ये हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं उनको ले लेंगे। या फिर हो सकता है कि एक टीम से 2 बैट्समैन को ले ले और दूसरे टीम से भी 2 बैट्समैन को ले ले। कभी कभी जब बैटिंग वाला सेक्शन होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई ड्रीम 11 पे 3 से लेकर के 6 प्लेयर्स को आप बैटिंग वाले सेक्शन में रह सकते हैं। तो हो सकता है कि एक टीम से आप 3 बैट्समैन को ले ले, दूसरे टीम से भी 3 बैट्समैन को ले ले, ऑलराउंडर। अगर विकेट कीपर की बात की जाए ना, तो विकेट कीपर कौन सा होना चाहिए? तो देखना चाहिए कि विकेट कीपर का जो बैटिंग ऑर्डर है, जो मतलब प्लेइंग 11 है कि किस प्रकार से खेलने के लिए आ रहे हैं। अगर विकेट कीपर का बैटिंग ऑर्डर 1 से लेकर के 3-4 के बीच में है तो उस टीम से विकेट कीपर को लेना चाहिए। ठीक है, कि मतलब हो सकता है कि विकेट कीपर ओपनिंग भी खेल सकता है, हो सकता है विकेट कीपर 2-3 डाउन के बाद भी आ सकता है, हो सकता है कि विकेट कीपर को खेलने का मौका भी ना मिले। तो होता क्या है कि हमें तो ड्रीम 11 पे टीम लगानी, या तो विकेट कीपर कैच लेकर के पॉइंट दे, आउट थ्रो करके पॉइंट दे, आउट करके पॉइंट दे, या फिर बैटिंग करके पॉइंट दे। तो ज्यादातर देखना चाहिए कि ऐसा विकेट कीपर होना चाहिए जिसका कि बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो, ऊपर। तो जिस टीम के विकेट कीपर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो वहां से हम विकेट कीपर को ले लेंगे। तो ऊपर हो उनको ले लेंगे, मतलब बैटिंग करने का मौका मिल सके उनको, तो उनको ले लेंगे। लेकिन अगर बैटिंग वाले सेक्शन में बात की जाए तो बैटिंग वाले सेक्शन में अगर ओपनर बल्लेबाज को लेते हैं, और हम जानते हैं कि ओपनर बैट्समैन आज अच्छा खासा स्कोर करेगा, तो ऑलराउंडर वाला जो सेक्शन है ना, इसमें ऑलराउंडर वाले में दोनों टीमों में होते हैं। और ऑलराउंडर का काम क्या होता है कि मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करना, या और बॉलिंग में डेथ ओवर और मिडिल ओवर में बॉलिंग करना और विकेट निकालना। तो हम देखेंगे कि कौन सा प्लेयर का जो रिकॉर्ड है ज्यादा बढ़िया है और उनका सिलेक्शन कितना है। तो हम देखेंगे कि ऑलराउंडर में जिनका सिलेक्शन कम हो, उस प्लेयर के बारे में एनालाइज करेंगे कि सिलेक्शन तो कम है लेकिन इसका परफॉर्मेंस क्या है। और अगर परफॉर्मेंस हमें अच्छा लग गया कि ये इसका लगातार परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उस प्लेयर को हम ऑलराउंडर वाले सेक्शंस में रख लेंगे। मतलब जिसका सिलेक्शन कम हो उसको रख लेंगे, या फिर अगर
बैट्समैन ओपनर बल्लेबाज है तो ऑलराउंडर जो है मिडिल ऑर्डर में करने वाले बॉलिंग करने वाले ऑलराउंडर के ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलराउंडर का काम क्या होता है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आना और मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने आना, तो वहां से ले लेंगे। क्योंकि ओपनर बल्लेबाज तो स्कोर करेंगे ही, तो हो सकता है कि पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स जो है वो फेल हो जाए और विकेट ना ले पाए, तो यहाँ पे ऑलराउंडर मिडिल ऑर्डर के लेने हैं। ऑर्डर के और कम सिलेक्शन वाले। और बॉलर की बात की जाए ना, तो अब बॉलर कहां से लेंगे, तो बॉलर में देखेंगे कि जो पिच का रिपोर्ट है उस हिसाब से लेंगे। अगर ओपनर बल्लेबाज चलने वाले, मतलब ओपनिंग में जो बॉलिंग करने बंदे आएंगे, जो बॉलर आएंगे, वो ओपनिंग में बल्लेबाजों की विकेट नहीं ले पाएंगे। लेकिन ओपनिंग में जो बॉलिंग करने के लिए बंदे आते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शंस में हमने मिडिल ऑर्डर के ले लिया, तो ऑलराउंडर वाले में हो सकता है कि स्पिनर भी हो और फास्टर भी बॉलर हो। लेकिन यहाँ अब ये डेथ ओवर हो गया, ये लास्ट का जो डेथ ओवर है। शुरू में जो बॉलिंग करने के लिए आते हैं और लास्ट में जो बॉलिंग आते हैं, वैसे दो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले बॉलर को चुनना है। तो ऐसे बॉलर को लेना है जो स्टार्ट और डेथ की बॉलिंग करते हो और इनका इकोनॉमिक काफी ज्यादा बढ़िया हो, इकोनॉमिक के साथ साथ विकेट टेकिंग बॉलर हो जो विकेट अच्छा खासा लेते हो, तो ऐसे बॉलर को लेना चाहिए। वही अगर बैट्समैन की अगर बात की जाए, ओपनर बल्लेबाज नहीं चल रहा है तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज चलेंगे। और जो बल्लेबाज, तो मिडिल ऑर्डर से जब बल्लेबाज लेंगे तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज लेंगे, तो मिडिल ऑर्डर से जो बॉलिंग और बैटिंग करने के लिए आते हैं ऑलराउंडर, इसमें से बैटिंग करने वाले को तो लेना ही है। लेकिन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अगर चले तो मिडिल ऑर्डर में मतलब है कि ऑलराउंडर जो आ रहा है हमारा विकेट नहीं लेगा, मतलब अगर विकेट नहीं लेता है तो हमें ऐसे मिडिल ऑर्डर के ऑलराउंडर को लेना है जो बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, बैटिंग गुड करते हो। क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा बैटिंग करेंगे तो मिडिल ऑर्डर के जो बॉलर है ना वो विकेट टेकर नहीं होते, इसलिए बैटिंग गुड, मतलब जिनका अच्छा बैटिंग हो ऐसे ऑलराउंडर का सेक्शन करें। और हो सकता है कि विकेट भी एक आध विकेट कहीं से निकल जाए, तो यहां से पॉइंट देंगे। लेकिन बॉलर की बात की जाए तो यहाँ पे ओपनर बॉलर ये विकेट लेंगे और डेथ बॉलर सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो सेक्शन होता है ना, इनको हमें समझना होगा। फिर जाके अगर आप टीम लगाते हैं तो आपका जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट बैठेगा। अगर ओपनर बल्लेबाज आते हैं अच्छा स्कोर करते हैं तो मिडिल ऑर्डर के ऑलराउंडर ले लेना है, डेथ ओवर के बॉलर को ले लेना है, ओपनिंग करने वाले बॉलर को लेना है। क्योंकि ओपनर बॉलर जो होते हैं वो डेथ ओवर में ज्यादातर बॉलिंग करते हैं। हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर के बॉलर कभी कभी डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, तो हमें देख लेना है कि बैट्समैन का क्या परफॉर्मेंस है, उसके अनुसार से विकेट बॉलर्स को लेना है, उस हिसाब से ऑलराउंडर को लेना है। जब आप इन गलतियों को करना छोड़ देंगे तो आपका टीम परफेक्ट बैठने लगेगा और आप रैंक 1 तो आ ही जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि रैंक 1 ना आए तो आप अच्छे रैंक के अंदर आएंगे और कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीटर जो कंपटीशन फेस करने वाले लोग होते हैं, लोगों को मात देते हैं, उसमें आ जाएंगे, मतलब एक परफेक्ट विनिंग जोन में आएंगे और अच्छा खासा विन करेंगे।